आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। सीएनबीसी आवाज इबिक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और शुरुआत यहां पर कच्चे तेल के साथ करेंगे, जहां पर नए 7 साल के हाईज हमने बनते हुए देखे हैं। दोनों ही कच्चे तेल की अगर वैरायटीज आप देखें तो यूएस क्रूड $92 के ऊपर है और 93.5 पे हमने यहां पर ब्रेंट का कारोबार भी होते हुए देखा है। अब तक इस साल में करीबन 20% की तेजी हम कच्चे तेल में देख चुके हैं और पिछले साल में 55% की बढ़त के बाद अब ये यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जुड़े हैं। नरेंद्र जी नमस्कार। कैसे देखते हैं आप इस एक तरफा बढ़त को, जब ज्यादातर बाजार अब यही मान रहा है कि मुनाफा वसूली यहां पर जरूर आएगी, लेकिन उससे पहले एक और बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाइक अप यहां पर प्राइसेस में एक्सपेक्ट किया जा सकता है? नहीं, देखिए मनीषा जी, जो हम अभी जो प्राइस देख रहे हैं उसका जो मुख्य कारण है वो डिमांड सप्लाई के हिसाब से नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई डिमांड के अंदर कोई बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी आ गई है और सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हो, थोड़ी उसको लेकर के एंजाइटी है। और कुल मिला के जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, जिसमें खास तौर से जो हम देख रहे हैं कि यमन और यूएई वगैरह को लेके, ईरान को लेकर के, यूक्रेन को लेकर के जो तनाव लगातार बना हुआ है और बाजार को ऐसा लगता है कि जब तक डी एस्केलेशन नहीं होता तो कभी भी वहां पे युद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। ईरान अमेरिका के बीच में जो बातचीत चल रही है उसमें भी कोई प्रोग्रेस नहीं है, उसको लेकर के काफी तनाव है। तो ये कुल मिला के माना जा रहा है कि भाई अब धीरे धीरे जो है ओमिक्रॉन का जो एक कहर था वो कमजोर पड़ रहा है, कम हो रहा है, तो डिमांड एकदम बढ़ने वाली है। ये नहीं कि बढ़ गई है, कि बढ़ने वाली है। ये मार्केट उसको रिएक्ट कर रहा है और दूसरी की सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगी, क्योंकि रूस के खिलाफ अमेरिका सैंक्शंस लगा सकता है, तो रूस के जो एक्सपोर्ट है बाजार में ईरान की तरीके से आना जो है उनमें रुकावट आ जाएगी, तो सप्लाई कंस्ट्रेंट जबरदस्त हो जाएंगी। ये कुल मिलाकर के मार्केट का एक एंग्जाइटी है, मार्केट का एक अपना एक आशंका है, जिसकी वजह से कीमत बढ़ रही है। और आपको भी पता है कि जब कीमतें बढ़ती हैं उसके पीछे जो जिस तरह के हालात पैदा होते हैं, कुछ लोग हैं जो उसका फायदा उठाते हैं, उसको और बढ़ाते हैं और लिहाजा बाजार जो है वो महंगा हो जाता है। लेकिन जो डिमांड सप्लाई के फंडामेंटल, हम दो ही तरीके से चलते हैं, डिमांड सप्लाई के फंडामेंटल, उसके हिसाब से ये कीमत बिल्कुल जायज नहीं है। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को भी अगर हम पूरी तरीके से देखते हैं तो यूक्रेन की तरफ से नरमी दिखाई जा रही है। यूक्रेन का कहना हम उन पर हमला नहीं होने वाला है, तो वो भी धीरे धीरे आप देखेंगे कि सेटल हो जाएगा, मतलब ठंडा हो सकता है अगर हालात बेकाबू नहीं होती। तो कुल मिलाकर के अभी जो चल रहा है उसका मेन जो रीजन ये है कि एक आशंका और एक एंजाइटी, उसका मैनिफेस्टेशन है। इसका भी डिमांड से कुछ लेना देना, और जब तक डिमांड से कुछ लेना देना नहीं होता है तो कीमतें जो है अगर बढ़ भी जाती है तो हमने देखा है, इतिहास उठा करके देखिए, वो टिक नहीं पाती वहां पे। अब ये कहना मुश्किल है कि ये कब तक ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि जब तक ये एंजाइटी बरकरार रहती है कीमतें तो ऊपर जाती हैं। पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी जा चुकी हैं। तो वो मार्केट, क्योंकि जो ऑयल मार्केट जो है किसी भी तरीके की जियोपॉलिटिकल एंजाइटी हो या कुल मिलाकर के डिमांड डिस्ट्रक्शन या डिमांड एडिशन को लेकर एंजाइटी, उसको ये मार्केट हमेशा ऐसे रिएक्ट करता है। ये ट्रेंड है, ये इतिहास है एब्सोल्युटली 40 साल का। नरेंद्र जी, लेकिन मैं आपसे भारतीय बाजारों के बारे में बात करना चाहती हूं, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में हमने यहां पर एक भी डीजल पेट्रोल हाइक आते हुए नहीं देखी। इलेक्शन से पहले की बात है और शायद एक साथ ही हम यहां पर हाइक होता हुआ देखेंगे भी, लेकिन पिछले 2 महीनों में यहां पर जो भाव है वो 25-26% चढ़ चुके हैं। क्या हम फरवरी का महीना भी रुकने वाले हैं? क्या हम इंडियन मार्केट्स में हाइक नहीं देखेंगे और बाद में भारतीय सरकार इसे कैसे एडजस्ट करेगी फिर? देखिए, एक तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पिछले 4 महीने में जब कीमतें कम भी हुई थी उस समय भी भारतीय बाजार में उस अनुपात में कीमतें कम नहीं करी गई थी। और साथ ये जो फाइनेंशियल ईयर है, जितने भी बड़े रिफाइनर और रिटेलर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर, सब ने नफा अच्छा कमाया था, मतलब उनके पास एक कुशन है। और दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि अभी जो है, मान लिया अगर वो 3 हफ्ते या 4 हफ्ते कीमत नहीं बढ़ाते हैं तो वो उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि जो उनके पास जो नफा काफी उस समय हो गया था, मार्जिन उनके उस समय जो आप चाहे रिफाइनिंग मार्जिन के बेस पे चले चाहे बाजार की कीमत से चले, उनके पास एक कुशन उन्होंने बना लिया था। अब ये फाइनेंशियल ईयर का भी कोई ज्यादा समय बचा नहीं है, लेकिन अभी आज तक की स्थिति यह है कि अगर जो है ये कीमत बरकरार रखते हैं जो बाजार में रिटेल की है और अंतर्राष्ट्रीय कीमत, उसके बावजूद उनको घाटा नहीं हो रहा है। अब ये फैसला तो कंपनियों को लेना होता है। सरकारी कंपनियां ज्यादातर आप जानती हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सरकारी प्रभाव में आती हैं, लेकिन इतना जैसे आपको आश्चर्य होता है या आपके दर्शकों को होता है, मुझे भी होता है कि भाई अगर जो है ये कीमतें ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रही हैं, क्यों कीमतें टिकी हुई हैं। अगर ये जो है डी कंट्रोल कमोडिटी है तो उसमें ऊपर नीचे तो कुछ तो होना चाहिए। जो बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें हैं वो यहाँ रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर रही हैं। इसको लेकर सवाल उठते हैं, आश्चर्य भी होता है आपको भी और मुझे भी।
जी, शुक्रिया मिस्टर तनेजा इलैबोरेट वे में समझाने के लिए कि क्या फंडामेंटल्स हैं जो ड्राइव कर रहे हैं प्राइसेस को, और भारत के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं, पेट्रोल डीजल प्राइसेस पर क्या इंपैक्ट हो सकता है। कुणाल, आपने तमाम फैक्टर्स तो सुने, जैसे नरेंद्र तनेजा जी ने बताया अभी। अब $93 के ऊपर ऑलरेडी ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। आपसे जब पहले भी बातचीत हुई तो $95 तक की बात आपने रखी थी। अब क्या कुछ टारगेट रिविजन होगा ऊपर की तरफ, और क्या स्ट्रैटेजी है अगर ट्रेडिंग के हिसाब से बात करें? मेरी राय में फिलहाल $5 का प्रीमियम ऑलरेडी बिल्ट हो चुका है जियोपॉलिटिकल। ये जो क्राइसिस है, मैंने हिस्टोरिकली पास्ट एम्पिरिकल एविडेंस से जो समझ में आता है कि $10 का प्रीमियम बिल्ट होना चालू हो जाता है बिफोर एनी जियोपॉलिटिकल इवेंट टेक्स प्लेस। और ये रशिया है, और सबसे बड़ा जो कंसर्न है मेरी राय में, वो यूएस रशिया के ऊपर कोई सैंक्शन ना लगा दे। आज रशिया का जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो 100 मिलियन की मार्केट में से 13 मिलियन का रशिया का प्रोडक्शन है। और अगर रशिया के ऊपर यूएस कोई सैंक्शन लगा देता है या यूरोप कोई सैंक्शन लगा देता है, देन इट इज नॉट गुड। तो मार्केट ये अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं कर रहा है, और इसी के कारण ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अगर आप आगे के मंथ के कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो $1.5 का $2 का बैकवर्डेशन चल रहा है। सो जो मार्केट का फ्यूचर मार्केट का स्ट्रक्चर है वो इंडिकेट करता है अगर ये क्राइसिस डी एस्केलेट होती है तो ऑयल नीचे जाने वाला है। बट ये क्राइसिस डी एस्केलेट होगी कि नहीं, बहुत डिफिकल्ट है मेरी राय में। बट टिल द टाइम इट डी एस्केलेट्स, बाई एट डिप्स की रणनीति अपनाइए। मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, $95-96 ब्रेंट दिखा सकता है, WTI $94-94.5 तक जा सकता है। तो बाई कीजिए ट्रेडिंग के लिहाज से, सेल मत कीजिए। यानी कि तेजी है, प्रीमियम है बाजारों में, सेंटिमेंट स्ट्रांग है और अभी भी यहां पर खरीदारी की राय है। पिछले हफ्ते भी करीबन 3-3.5% की बढ़त हमने आते हुए देखी थी, और ये 8वां ऐसा हफ्ता है जब कच्चे तेल में तेजी के साथ शुरुआत हुई है। आगे बढ़ते हैं और बात अब यहां पर सोने चांदी की कर लेते हैं, जहां पर कुछ बहुत सपोर्ट निचले स्तरों से आता हुआ जरूर देखा है हमने। मेजर सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग पिछले हफ्ते जो हुई है, उनसे यही माना जा रहा है कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट हाइक होगी, जिसका प्रेशर हम प्राइसेस में बनता हुआ देखेंगे। लेकिन किस तरह की खरीदारी है, ऑनलाइन ट्रेंड्स क्या है, जानने के लिए चलते हैं कैरेट लेन के मिथुन संचेती से। मिथुन, हाय, नमस्कार। कैसे देखते हैं आप इस साल की शुरुआत और जो ऑनलाइन सर्ज हमने पिछले 2 सालों में आता हुआ देखा, क्या आप उसे कैरी फॉरवर्ड होता हुआ देख रहे हैं? मनीषा, थैंक यू। यस, इस साल भी बहुत स्ट्रॉन्ग चालू हुआ है ऑनलाइन ट्रेंड, एंड और थोड़ा बहुत जो ओमिक्रॉन की वजह से लोग बाहर नहीं जा रहे थे, उस वजह से ऑनलाइन शॉपिंग और बढ़ जाती है। उसके अंदर ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है। ट्रेंड और टेलविंड्स जो ज्वेलरी कैटेगरी के लिए है वो लास्ट 2 साल से चल रहे हैं। मेरे ख्याल से 1 या 2 साल और चलेंगे। इसका रिफ्लेक्शन कंज्यूमर डिमांड में भी है और सप्लाई साइड प्रेशर में भी है। दोनों तरीके से इट्स क्वाइट विजिबल कि ये ट्रेंड चलता रहेगा। ओके, तो ट्रेंड तो स्ट्रांग है। अब एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि जो प्राइसेस थे उन्होंने काफी मौका दिया कंज्यूमर्स को खरीदारी करने का। अभी भी $1800 के स्लाइटली ऊपर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राइसेस आए हैं। तो इन लेवल्स पर क्या जो आगे की बुकिंग के ट्रेंड्स हैं वो कैसे नजर आ रहे हैं, और स्पेशली जो ज्यादा बाइंग हुई है वो किस सेगमेंट में ज्यादा खरीदारी होते हुए दिखी है? एक्चुअली हमारा काम ज्यादा डायमंड ज्वेलरी में है, so that is why I think what we see is कि इसके अंदर डायमंड ज्वेलरी के ऊपर ज्यादा ट्रेंड है। पर गोल्ड का जो इंडस्ट्री एवरेज है अगर देखने जाएंगे तो $1800 पे मार्केट काफी कंफर्टेबल है खरीदने के लिए, और इससे इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा उसका। मिथुन, अगर हम ओवरऑल यहाँ पर ज्वेलरी एज अ सेक्टर को देखें इंडियन मार्केट्स में, तो पिछले 2-3 क्वार्टर्स यहाँ पर सभी ने काफी पॉजिटिव दिखाए हैं। आपके लिए पिछले 2 क्वार्टर्स यहाँ पर कैसे रहे हैं? और जैसे आपने कहा, डायमंड इंडस्ट्री यहाँ पर काफी पॉजिटिव होती हुई नजर आई है, डायमंड के प्राइसेस भी ऊपर चढ़े हैं, इंटरनेशनल डिमांड भी यहाँ पर फिर से बढ़ने लगी है। तो इंडियन मार्केट्स में आपके लिए क्वार्टर्स कैसे रहे, किस तरह का टिकट साइज यहाँ पर है और कैसी बुकिंग्स? 3 क्वार्टर काफी स्ट्रांग रहे हैं। 3 क्वार्टर का एवरेज ग्रोथ 90% रहा है ओवर लास्ट ईयर। लास्ट क्वार्टर 65% रहा है। इसके अंदर टिकट साइज जो है वो फ्लैट है ओवर लास्ट ईयर। 22-23 हजार रुपए का हमारा टिकट साइज रहता है ऑनलाइन का, एंड दैट इज वेयर वो मेंटेन हो रहा है। उसके ऊपर मेंटेन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि गोल्ड प्राइस लास्ट ईयर के कंपैरिजन के अंदर फ्लैटिश है, सो उसका इम्पैक्ट नहीं रहा है इस पे। बट जो देखने की बात है कि कंज्यूमर ट्रेंड जो ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं वो काफी बढ़े जा रहा है। इसका मतलब कंज्यूमर के एपेटाइट या डिमांड जो है वो बढ़ने वाली आगे के टाइम में, क्योंकि इसमें लैग होता है। आज आप सर्च करते हैं और फिर बाद में आपको 1 क्वार्टर या 1 महीने बाद से रिजल्ट दिखना चालू होता है।
सो ये ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। मिथुन, आगे जाके क्या तैयारियां हैं कैरेट लेन की? कैसे आप इस सेगमेंट को बढ़ावा देंगे? क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं और क्या प्लान्स हैं? वैलेंटाइंस डे हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल आता है, वो अभी आने वाला है 14 तारीख को। इसके बाद विमेंस डे है। दोनों के लिए वी आर वेरी एक्साइटेड। अक्षय तृतीया इस साल 2 साल बाद आने वाला है लिटरली, बिकॉज लास्ट 2 साल से अक्षय तृतीया सेलिब्रेट नहीं हुआ है। रिटेल दुकानें सारी बंद थी। सो आई एम श्योर कि मतलब हम भी और बाकी सब लोग काफी तैयारी करके बैठे हैं इसके लिए। आज सबसे बड़ी फाइट है मैन्युफैक्चरिंग की, इन्वेंट्री रेडी करने की सब जगह। तो हम सब पहले से स्टॉक कर रहे हैं इसके लिए, बिकॉज एक्सपेक्टेड सिनेरियो नेक्स्ट 3 महीने का काफी स्ट्रांग है फॉर ज्वेलरी बाइंग अक्रॉस इंडिया। एक चीज और मिथुन, अगर कैरेट लेन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो टियर 2 टियर 3 सिटीज में जो डिजिटल बाइंग है वो कैसी है? और अब क्योंकि रिटेल आउटलेट्स ओपन हो गए हैं पूरी तरीके से, पीपल आर रिटर्निंग टू रिटेल आउटलेट्स, तो क्या आप नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ाएंगे? रिटेल पर्सपेक्टिव से क्या तैयारी है? एक्चुअली जहां पर ब्राउजिंग बढ़ती है और टियर 2 टियर 3 में सबसे ज्यादा ब्राउजिंग बढ़ रही है, वहां बहुत जरूरी है कि हम रिटेल स्टोर्स खोलें, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है कि इसको लोग टच एंड फील करना भी चाहते हैं। सो आप सर्च ऑनलाइन करते हो, आप ढूंढते हो उसको ऑनलाइन, आप वहां पर डिजायर बिल्ड करते हो और दुकान में आके कंजम्पशन होता है। तो इसलिए हम तो दुकानें बढ़ाते ही रहेंगे एंड दिस इज द ईयर विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली मोर एज वेल आल्सो। हमारा प्लान है 50 से ज्यादा दुकानें बढ़ाने का इस साल। मिथुन, कंग्रेचुलेशंस। और जैसे आपने कहा कि आपका फेस्टिवल राउंड द कॉर्नर है, चाहे वो वैलेंटाइंस हो, विमेंस डे हो, एब्सोल्युटली हम जितना मर्जी क्वालिटी की बात यहाँ पर कर लें, लेकिन विमेन बाइंग और ज्वेलरी बाइंग ये एक चीज़ है जहाँ मेन बहुत ज़्यादा इनरोज अभी तक बना नहीं पाए हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम डिटेल्स पर बात करने के लिए। प्राइसेस की बात कर लेते हैं। जतिन, आप कैसे देखते हैं सोने चांदी के लेवल्स और यहाँ से क्या राय है? मनीषा, बुलिश व्यू है अभी फिलहाल इस वीक के हिसाब से। अगर हम देखें तो मुझे नहीं लग रहा कि 47,500 के नीचे प्राइजेस स्लिप होंगे। मुझे लग रहा है सबसे पहले जो है वो प्राइजेस 48,500 के लेवल्स टेस्ट करने के लिए जरूर जाएंगे। और इमीडिएट अगर बेसिस पे अगर हम सपोर्ट देखें तो 47,900 का इंट्राडे सपोर्ट है। तो डे ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। जब तक 47,900 के ऊपर प्राइजेस ट्रेड कर रहे हैं तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाकर रखें। और पोजिशनल ट्रेडर्स, जैसे मैंने बताया, 47,500 का स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन्ड है वहां पर। और हायर लेवल से 48,500, 48,700 के टारगेट्स के लिए एम करना है, जो लास्ट वीक का उसका हाई था अराउंड अबाउट। तो रुझान जो है फिलहाल पॉजिटिव है दोनों ही गोल्ड और सिल्वर के लिए। गोल्ड डेफिनेटली बाइंग ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी इज मेंटेन, बट एज ऑफ नाउ मार्केट पिक्चराइजेशन अच्छी खासी पॉजिटिविटी दिखा रहा है। करेंसी मार्केट का थोड़ा रिफ्लेक्शन और दिखने मिलेगा उसके अंदर, क्योंकि जिस तरह से करेंसी जो है वो भी रुपया जो है वो भी एक मोमेंटम में है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्ट्रप्शन हो सकता है कॉमेक्स के प्राइजेस से, बट मोर और लेस इन लाइन है। मुझे लग रहा है यहाँ से पॉजिटिविटी का जो ट्रेंड है वो जरूर रहना चाहिए इस हफ्ते भी। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजीज आपको मिली हैं सोने और चांदी दोनों पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो एग्री कमोडिटीज पर करेंगे फोकस, खासतौर से एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स पर हमारा फोकस रहेगा। जो सख्ती सरकार की बड़ी है खाने के तेलों पर, उसके मायने क्या हैं, क्या असर होगा प्राइसेस पर, समझेंगे इसको एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और अब एग्री कमोडिटीज पर कर लेते हैं फोकस। हालांकि आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत खरीदारी हम एडिबल ऑयल पैक में देख रहे हैं, और स्पाइसेस के पैक में जीरा कोरिएंडर में भी मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन एडिबल ऑयल पैक पर ही फोकस करते हुए सबसे पहले तो एक व्यू ले लेते हैं कुणाल से, क्योंकि हमने देखा है जो न्यूज फ्लो रहा है सख्ती सरकार की ओर से बढ़ती हुई दिखी है और उसका इंपैक्ट भी आया है। सोयाबीन भले ही 2% की मजबूती दिखा रहा हो, लेकिन मस्टर्ड सीड 16% फिसला है। सोया ऑयल भी प्रेशर के साथ कर रहा है ट्रेड। कुणाल, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे और एक कमेंट लेना चाहेंगे, जो सख्ती बढ़ी है इसका इंपैक्ट आप प्राइसेस पर क्या देखते हैं? क्योंकि जो सरकार ने मियाद है स्टॉक लिमिट की वो 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है और तत्काल प्रभाव से लागू हुई है कम से कम 6 स्टेट्स में। क्या इंपैक्ट प्राइसेस पर इसका फर्दर आप देखते हैं? क्या व्यू है इस खबर के मद्देनजर? जी, डोमेस्टिक में डेफिनेटली इट इज एक्टिंग नेगेटिव, पर इससे इंटरनेशनल प्राइसेस को कोई इम्पैक्ट नहीं गिरने वाला है। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो फिनोमिनन है, जैसे क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है तो बायोडीजल की डिमांड बढ़ती जाती है, ब्लेंडिंग मैंडेट बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। सो ये सब फैक्टर, वेदर एबनॉर्मलिटी, जो लानिना कंडीशंस है ब्राजील अर्जेंटीना में, तो ये सब देखते हुए गवर्नमेंट के जो स्टेप्स है डोमेस्टिक इन्फ्लेशन कर्व करने के लिए, बट जब तक इंटरनेशनल प्राइसेस, वी आर द इंपोर्टर, और जब तक इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे नहीं आते हैं
तब तक कोई मेजर आपको ये छोटा मोटा करेक्शन आता हुआ देखने मिलेगा और प्राइस में शायद लंबी तेजी ना हो पाए, बड़ा इजाफा ना हो पाए, बट इंटरनेशनली तो प्राइसेस में कोई मंदी जैसा लग नहीं रहा है। एटलीस्ट 1-1.5 महीने तक कोई मेजर मंदी नहीं लग रही है। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में एडिबल ऑयल सीड्स सबके प्राइसेस नीचे आने चाहिए इंटरनेशनली, बट नियर टर्म में मुझे कोई ज्यादा इम्पैक्ट ये न्यूज से आता हुआ नजर नहीं आ रहा है और कोई लंबी मंदी नियर टर्म में नजर नहीं आ रही है। जी हाँ कुणाल, जैसे आपने कहा इंटरनेशनल मार्केट्स काफी तेजी में हैं। सोयाबीन की अगर बात करें तो 34 हफ्तों का हाई हमने वहां पर बनते हुए देखा है। हमारे साथ इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के सुधाकर देसाई भी जुड़े हैं। सुधाकर जी नमस्कार। एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जोरदार तेजी है और दूसरी तरफ हमने इंडियन मार्केट्स में यहाँ पर स्टॉक लिमिट्स एक्सटेंड होते हुए देखी हैं अब जून के महीने में। इन दोनों ही फंडामेंटल्स को आप कैसे देखते हैं भावों के लिहाज से? हाँ जी मनीषा जी, I think a lot of things are happening. Number one, जो आप डिस्कस कर रहे थे, तो Brent crude being 93 is also triggering the edible oil prices. Number two, the Indonesian ban on exports, literally the ban on exports of crude palm oil and also palm oil refined is also creating a lot of problems at the moment. Nearly 28-30 vessels have been stuck up for export licenses. Eventually they will have to give, but what the Indonesian government is doing is they are trying to implement what is called domestic market obligation. So they are asking all the refineries in Indonesia to supply nearly about 25-30% of their oil, and they are saying exports will be allowed only after they comply with the domestic obligation. So this is the way Indonesia is trying to fight the inflation domestically. On the other side, they also have a huge export duties, and they all continue to insist that nearly 80 lakh tons of oil, as much as what India imports, उतना तेल बायोफ्यूल में के लिए वो लोग इंसिस्ट कर रहा है। तो ये दोनों कारण की वजह से एक तो पाम ऑयल जो चीपेस्ट था, आज के दिन में वो चीपेस्ट नहीं रहा। आज के दिन में अगर $1,500 पहुंच गया है, which is a record as far as palm oil is concerned. Soya is also $1,525. This is also record price. This is consequent of drought-like situation in Argentina and Brazil. Thereby एक 10 million tons crop ज़्यादा expect कर रहे थे सोयाबीन का, actually वो ऐसा लग रहा है कि वो 10 million कम है। थर्ड, तो सोयाबीन कॉम्प्लेक्स भी फर्म है इसकी वजह से। थर्ड है यूक्रेन में जो आपको पता है कि जो प्रॉब्लम्स चल रहा है, पोटेंशियल ट्रबल्स इन दैट ज्योग्राफी, इसके कारण सनफ्लावर ऑयल भी फर्म होते हुए दिख रहा है। तो ऑल द थ्री ऑयल्स, मेन ऑयल्स ऑफ द वर्ल्ड, और इन सम काइंड ऑफ ए टाइटनेस। सो ग्लोबल मार्केट तो मैं कहूँगा कि टाइट ही है। एज फार एज द डोमेस्टिक मार्केट इज कंसर्न, स्टॉक कंट्रोल का जिसका आप बात कर रहे थे, तो एक्चुअली सप्लाई चेन बनी रखना चाहिए इंडिया के अंदर बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल डिस्टर्बेंसेस। मुझे लगता है कि रिटेलर और होलसेलर का जो स्टॉक लेवल्स है वो बहुत ही कम है, 50 टन्स एंड 3 टन्स पर रिटेलर। एंड ऑल्सो मस्टर्ड का अभी सीड्स आने वाले हैं फरवरी एंड में। राजस्थान ऑफ कोर्स इज टेम्पररी आउट ऑफ इट। सो आई थिंक there is some kind of a balancing that needs to be done between the seed prices and oil prices. Very difficult choice. So apart from all these measures which the government has taken, I think since the global prices are firm, it does look like the common consumer needs to be continued with PDS supplies, discounted supplies like many countries are doing. I think this is the problem in Malaysia, in Thailand, in Indonesia. I think even the edible oil prices being high is a definitive problem. We were also suggested some time back that you should have a cash credit system for the ration card holders in terms of edible oils. But I think this is something, to my mind, looks like the global markets are going to be firm till March, April. हाँ जी। जी हाँ सुधाकर जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली काफी सारी कंसर्न्स अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी है और आपके सजेशंस भी हैं। ऑफकोर्स समय की किल्लत है, लेकिन आपसे फिर से यहाँ पर जुड़ेंगे और इन डिटेल में उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आपसे चाहेंगे इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।